Hello students, welcome to online classes of BA Honours Part 2. Students, we are doing Political Geography, which is 5th paper of BA Honours Geography. And the topic that we are doing today is Politico-Territorial Phenomena of the State. I am Dr. Gayatri Yadav, Associate Professor in BSR Government Arts College, Alwar. तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है राज्य का राजनीतिक भौगोलिक प्रारूप। राज्य के राजनीतिक भौगोलिक प्रारूप में आज हम राज्य के तत्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि राज्य के तत्व कौन से हैं। एक राज्य में सामान्यतः 3 तत्व हैं। उस राज्य का क्षेत्र, वहाँ पे निवास करने वाला मानव और वहाँ के राजनीतिक संगठन। उनको विस्तार के रूप में अध्ययन करने हेतु 5 वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिसके आधार पर राज्य की संरचना का पूर्ण विवेचन संभव है। तो ये 5 तथ्य निम्नांकित हैं। पहला है सीमाओं द्वारा निर्धारित क्षेत्र, दूसरा है प्रशासनिक स्वरूप, तीसरा जनसंख्या, चौथा वहाँ का आर्थिक स्वरूप और 5वां परिवहन एवं संचार व्यवस्था। उपरोक्त विभाजन लुईस एवं अलेक्जेंडर द्वारा वर्णित है। राज्य के स्वरूप को समझने के लिए इनका यथेष्ट विवेचन अपेक्षित है। तो सबसे पहला, सीमाओं द्वारा निर्धारित क्षेत्र। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि कोई भी राज्य है, राज्य मतलब यहाँ पर एक देश है, उस देश की एक निश्चित सीमा होती है। वो सीमा प्राकृतिक हो सकती है, जैसे कि समुद्र, पर्वतों या किसी डेजर्ट के द्वारा मार्क्ड होगी, या फिर वो सीमा 2 देशों के आपसी निर्धारण से होगी कि यहाँ तक हमारी सीमा है, आगे दूसरे देश की सीमा शुरू होती है। तो सभी राज्यों का एक क्षेत्र होता है। क्षेत्र मात्र विस्तार तक ही सीमित नहीं, अपितु उसकी अनेक प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं, जिस पर राज्य की शक्ति एवं विस्तार निर्भर करता है। क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताओं के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। किसी भी स्टेट का स्थिति, विस्तार, आकार, वहाँ की जलवायु, धरातल, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल राशियाँ और खनिज संपदा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र का निर्धारण सीमाओं के द्वारा होता है, अतः सीमाओं की प्रकृति, विकास एवं प्रकार भी राज्य के क्षेत्र अध्ययन में सम्मिलित किए जाते हैं। प्रशासनिक स्वरूप। राज्य के प्रशासन का क्या स्वरूप है, ये तथ्य प्रधानतः राजनीतिक विज्ञान का विषय है। राजनीतिक भूगोल में मुख्यतः क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण का स्तर, आंतरिक संगठन का प्रकार एवं उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक नियंत्रण के अध्ययन द्वारा स्वतंत्र, स्वायत्त एवं प्रभावशाली देशों का ज्ञान होता है। यानी किस देश में किस प्रकार का प्रशासन है, क्या वो स्वतंत्र देश है, क्या वो उपनिवेश है, क्या वो किसी दूसरे देश के द्वारा उसका प्रशासन हो रहा है। अनेक देश स्वतंत्र होते हुए भी अन्य पर निर्भर होते हैं। जैसे वियतनाम की चीन पर निर्भरता है, वो सब डिसीजंस के लिए भी चीन के ऊपर डिपेंड करता है। वर्तमान विश्व में राज्यों के अन्य राज्यों के नियंत्रण के सामान्य रूप उपनिवेश हैं। उसके सामान्य रूप हैं उपनिवेश, यानी एक देश दूसरे देश को अपनी कॉलोनी बनाकर रखता है, या फिर संरक्षक का शासन, प्रोटेक्टोरेट, यानी दूसरे देश को एक शासन देता है और उसका संरक्षक बनकर रहता है। निरपेक्षधारी क्षेत्र, ट्रस्टीशिप टेरिटरीज या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, इंटरनेशनल जोन्स हैं। उपनिवेश की राजनीतिक शक्ति अधिकांशतः विदेशी होती है। यह सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि स्थानीय निवासी प्रशासन की क्षमता, विशेषकर विदेशी संबंधों की क्षमता नहीं रखते। उपनिवेश का उदाहरण आपको पता ही है, पूरे विश्व में बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देश और दक्षिण अमेरिकी देश उपनिवेश के रूप में थे पहले, और यूरोप के देश उनको अपने उपनिवेश के रूप में बनाकर रखते थे, और उनके सारा प्रशासन यूरोप के उन देशों के द्वारा किया जाता था। शासक देश के लोग इन क्षेत्रों में विशेष सुविधा रखते हैं तथा इन क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी शक्ति को लाभान्वित करना होता है। जैसे कि इंडिया के केस में
जो सारा आर्थिक महत्व था या आर्थिक व्यवस्था थी, वो सारी इंग्लैंड के द्वारा गवर्न होती थी, और सारा जो बेनिफिट था या सारा जो भी देश का प्रॉफिट था वो इंग्लैंड के पास ही जाता था। इन क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी शक्ति को लाभान्वित करना होता है। इस प्रकार के उपनिवेश एक समय में अत्यधिक थे, किंतु आज ये समाप्त हो चुके हैं। आज हमको पता है कि बहुत सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो पहले कभी उपनिवेश हुआ करती थी ब्रिटिश या फ्रेंच या पोर्टुगीज कॉलोनीज की, और अब ये आज़ाद हो चुके हैं। कुछ उपनिवेशक क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां स्थायी शासन होता है, किंतु रक्षा, विदेश नीति आदि महत्वपूर्ण विषयों पर विदेशी शक्ति का नियंत्रण होता है। उनके लिए एक प्रशासक नियुक्त होता है। जंजीबार, बचुआनालैंड आदि इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों का संरक्षण का शासन प्रोटेक्टोरेट का नाम दिया जाता है। निरपेक्षधारी क्षेत्र, ट्रस्टीशिप टेरिटरीज, राष्ट्रीय संघ द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अवशेष हैं। 1920 से प्रथम विश्व युद्ध में पराजित राष्ट्रों के उपनिवेश पर विजेता राज्यों को शासन का अधिकार दिया गया था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पश्चात इन पर शासन एक काउंसिल को सौंप दिया गया है, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल कहलाती थी। इसी कारण इन क्षेत्रों को ट्रस्टीशिप क्षेत्र का नाम दिया गया है। एक तरह से ये मान सकते हैं हम कि इन देशों पे जब दूसरे देश का प्रशासन था, उनको उस प्रशासन से आज़ाद करके और उनको एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी या ट्रस्टीशिप क्षेत्र का नाम दिया गया है। ये सारा प्रकरण 1945 के बाद ही शुरू हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से तात्पर्य है आर्थिक विवादास्पद क्षेत्र जिस पर नियंत्रण के प्रश्न का निर्णय नहीं हो पाता। इस प्रकार के क्षेत्रों का निर्धारण प्रथम एवं द्वितीय महायुद्धों के समय अत्यधिक किया गया। राज्यों के प्रशासनिक स्वरूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान केंद्रीय क्षेत्र, न्यूक्लियर एरिया या उद्भव क्षेत्र, कोर एरिया तथा राजधानी का होता है। 3 महत्वपूर्ण स्थान हैं, न्यूक्लियर एरिया, कोर एरिया और कैपिटल का। अनेक राज्य एक केंद्रीय क्षेत्र से उद्भूत होकर विस्तारित होते हैं, जैसे इटली का उद्भव रोम के क्षेत्र से या चीन का वी हो क्षेत्र से हुआ। दूसरी ओर अनेक राज्यों में अनेक उद्भव क्षेत्र होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी प्रकार राज्य प्रशासन में राजधानी का स्थान सर्वोपरि होता है। अब हम इसके तीसरे तत्व को करते हैं, यानी जनसंख्या। राज्य के राजनीतिक भौगोलिक स्वरूप के निर्धारण में जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। जनसंख्या का आकार, वितरण एवं प्रकार राज्य को विविध प्रकार से प्रभावित करते हैं। जनसंख्या और साधनों में यदि संतुलन है तो राज्य प्रगति कर सकता है, यदि संतुलन नहीं है तो राज्य प्रगति नहीं कर सकता। यदि जनसंख्या निम्न स्तर पर रहती है तो भी उस राज्य को हम प्रगतिशील या प्रगतिवान राज्य नहीं कह सकते। यदि जनसंख्या और राज्य और साधनों में पर्याप्त संतुलन नहीं है तो अनेक समस्याओं का जन्म होता है तथा अंत में अराजकता की स्थिति भी आ सकती है। अनेक सघन जनसंख्या वाले राज्य जन आधिक्य की समस्या के कारण प्रगति नहीं कर पाते। जनसंख्या एक राष्ट्र की शक्ति की प्रतीक तथा उत्पादन क्षमता की द्योतक है। इसी प्रकार जनसंख्या के प्रजातीय स्वरूप पर राज्य की एकता निर्भर करती है। राज्य का उद्देश्य भी जनसंख्या की सुरक्षा एवं अधिकाधिक विकास होता है। 4th फैक्टर है इसमें आर्थिक स्वरूप। एक राज्य की आर्थिक क्षमता सैनिक एवं राजनीतिक शक्ति का निर्धारक होती है। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत आर्थिक साधन होते हैं। इनके अंतर्गत कृषि का स्वरूप, प्रकार, अतिरिक्त उत्पादन, व्यापार, औद्योगिक उत्पादन, खनिजों का उपयोग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य में एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां आर्थिक क्रियाओं का केंद्रीकरण हो जाता है। इस क्षेत्र को आर्थिक केंद्र स्थल या एक्यूमीन की संज्ञा दी जाती है। एक्यूमीन माने आर्थिक क्रियाओं का हाट या उसका हृदय स्थल। इस क्षेत्र में परिवहन के साधनों का भी केंद्रीकरण हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक केंद्र स्थल उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यानी ग्रेट लेक्स के आसपास का जो रीजन है वो उसको हम आर्थिक केंद्र स्थल बोल सकते हैं। हालांकि वो यूएसए का केंद्र नहीं है, लेकिन वो आर्थिक केंद्र स्थल है। इसी प्रकार पश्चिमी जर्मनी का राइन, अर्जेंटीना का पंपा क्षेत्र आदि, इन सबको हम एक्यूमीन कह सकते हैं या आर्थिक केंद्र स्थल कह सकते हैं। इस क्षेत्र की राज्य के लिए अधिक सामरिक एवं राजनीतिक महत्ता होती है। और 5th जो इसमें है पॉइंट वो है परिवहन एवं संचार व्यवस्था।
राज्य के अंतिम तत्व में परिवहन एवं संचार के साधन सम्मिलित किए जाते हैं, जिनके द्वारा राज्य के विभिन्न भागों में मानव एवं विचारों की प्रवेश्यता संभव होती है। परिवहन के साधनों में राज्य प्रशासन में प्रभावशीलता आती है। यदि परिवहन संचार और संचार व्यवस्था अच्छी नहीं है तो वह राज्य प्रभावशाली तरीके से उस राज्य में प्रशासन नहीं हो सकता, क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में बिना परिवहन की प्रभावशीलता के पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए राज्य की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि अच्छा परिवहन एवं संचार व्यवस्था हो। तो स्टूडेंट्स, ये था राज्य की राजनीतिक भौगोलिक प्रारूप, जिसमें आज हमने राज्य के तत्व किए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हैं, और आपको जो मैं असाइनमेंट दूंगी उसको करके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।